नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ियाउर रहमान आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ द वेस्टीज शो में। नाज़रीन, थंबनेल देख करके आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। जी हाँ साथियों, आज मुस्लिम कौम तरक्की क्यों नहीं कर पा रही है, क्या वजह है। वह कौम जो दुनिया की रहनुमाई के लिए आई थी, आज वो खुद ही अंधेरे में है। जो दुनिया को उजाला देने के लिए आई थी, आज उसके पास ही रोशनी नहीं है, आज उसके पास बीनाई है। जो दुनिया को लीडरशिप देने आई थी, आज उसका कोई लीडर नहीं है। जो दुनिया को एक नई राह, एक नई उमंग, एक नई उम्मीद देने आई थी, आज उसके पास खुद उम्मीद नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? आज की यह वीडियो मैं एक कहानी के साथ शुरू करना चाहूँगा। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखें और पूरा देखें, और देखने के बाद में फिर सोचें, गौर करें, फिक्र करें। सिंथाल कबीला हिंदुस्तानी रियासत झारखंड और मगरबी बंगाल में एक बड़ी तादाद में आबाद है। बाबा तिलका मांझी इस कबीले के पहले लीडर थे, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हथियार उठाए और अपनी हुकूमत कायम की। इस कबीले में इंसाफ का जबरदस्त निजाम कायम है। मांझी हदम ज्यूडिशरी चीफ होता है, जो कबीले के तमाम फैसले करता है। उनकी औरतें लाल किनारों वाली साड़ियाँ पहनती हैं और यह लोग दरख्त के पत्ते और छालों से दरिया, बास्केट और आलाते मौसीकी बनाकर घर का खर्चा चलाते हैं। द्रौपदी मुर्मू का ताल्लुक इसी कबीले से है। वो 20 जनवरी 1958 को उड़ीसा में पैदा हुई। उन्होंने बड़ी गरीबी की आलम में अपना बचपन गुजारा। प्राइमरी तक तालीम मकामी स्कूल में हासिल की और फिर मजीद तालीम के लिए अपना कबीला छोड़कर एक हॉस्टल में रहने लगी। इसी दौरान उन्होंने मैट्रिक पास किया, फिर रामा देवी वीमेन कॉलेज से ग्रेजुएशन मुकम्मल की और फिर फौरन ही उनको नौकरी भी मिल गई। लेकिन उनकी मंजिल कुछ और थी, चुनांचे उन्होंने नौकरी छोड़कर टीचिंग शुरू किया और बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी तनख्वाह के जी जान से एक स्कूल में पढ़ाने लगी। उनके शौक का ये आलम था कि अगर कोई बच्चा किसी बात को समझ न पाता तो वो शाम को उसे अपने घर बुला लिया करती और घंटों उसको पढ़ाती। अपनी इसी लगन के बदौलत जल्द ही वो लोगों की नजरों में आ गईं और सब ने उनको एक मुअज्जज उस्तानी के दर्जा दे दिया। टीचिंग के साथ साथ उनके दिल में खिदमत खल्क का जज्बा भी था, चुनांचे उन्होंने सोशल वर्क शुरू कर लिया। 1997 में वो काउंसलर मुंतखब हो गयी। यहाँ उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को भरपूर अंदाज में निभाया। वो अहलकारों की रिपोर्ट पर एतमाद करने के बजाय खुद गाड़ी चलाकर जाती और सारे कामों का जायजा लेती। कुछ अरसे बाद सूबाई इलेक्शन आए तो वो उम्मीदवार बन गयी और हैरत अंगेज तौर पर भारी अक्सरियत के साथ कामयाब भी हो गयी। मेंबर असेंबली बनकर उनके जज्बे में और भी शिद्दत आ गई। उन्होंने बहुत शानदार खिदमत दी और कम अरसे में एक बड़ा नाम कमाया। वो अपनी सियासी जिंदगी की उरूज पर थीं, लेकिन उसी दौरान उनकी जाती जिंदगी में खतरनाक मोड़ आया। 2009 में उनका 25 साला बेटा फौत हो गया। इस सदमे ने उनको हिला कर रख दिया। उन्होंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, लेकिन आजमाइशों का यह सिलसिला बढ़ता ही चला गया। 3 साल बाद उनका दूसरा बेटा भी मर गया। कुछ दिन बाद उनकी माँ का इंतकाल हो गया और फिर भाई भी चल बसे। दर पे दर सदमात ने उनकी कमर तोड़ दी। उनके पास फकत शौहर का ही सहारा बचा था, लेकिन अगले चंद दिनों में वो भी उन सदमात की ताब न लाकर फौत हो गए और द्रौपदी शदीद जहनी सदमे में चली गईं। लेकिन वो बिखरी नहीं बल्कि निखर गईं। उन्होंने अपने तमाम दुखों और गमों को खिदमत खल्क के जज्बे में घोल कर पी लिया और एक नए जज्बे के साथ अवामी खिदमत में लग गईं। अब की बार उन पर कुदरत मेहरबान हो गई और 2014 में वो झारखंड की गवर्नर बन गईं। गवर्नर बनकर उन्होंने अवामी खिदमत के अपने साबिका रिकॉर्ड भी तोड़ डाले। लातादाद कारनामों के साथ साथ वो लड़कियों के हर स्कूल में गईं, उनके लिए फंड जारी किए और उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने का भरपूर हौसला दिया। द्रौपदी ने अपने मजबूत आज़म, हिम्मत और पुरखुलूस जज्बे की बदौलत पूरी कौम के दिलों में अपना एक मुनफरिद मकाम बना लिया। और फिर 21 जुलाई 2022 का वो दिन भी आ गया जब हिंदुस्तानियों ने एक खाना बदोश औरत के सर पर हिंदुस्तानी सदारत का ताज रख दिया। एक मामूली औरत अपनी हिम्मत, जुर्रात, सब्र व इस्तिकामत और खिदमत खल्क के बदौलत सदारत का मुनसब संभाल कर हकीकी मायनों में
एक तारीख रकम कर दी। द्रौपदी मुर्मू की कहानी बहुत सारी चीजों की बयान करती है, जिनमें एक अहम चीज उनकी कौम का तर्ज अमल है। उन्होंने अपनी कौम के लिए अपनी तवानाइयां सर्फ की, अपने करीबी रिश्तों के शदीद तरीन दुख को बर्दाश्त किया और बदले में कौम ने उनको जो इज्जत दी वो आज सारी दुनिया के सामने है। भारत की मौजूदा तरक्की को देखते हुए ये तस्लीम करना पड़ता है कि उन्होंने अपनी बुनियादी तरजीहात मुतय्यन की हैं और इसी की बदौलत आज एक एक करके वो हर मैदान में कामयाब हो रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जैसी आम सी टीचर को सदारत के मनसब पर बिठाने से साबित होता है कि यह कौम तालीम को अहमियत देने लगी है और उसको बेहतर से बेहतर बना रही है। यही वजह है कि सिर्फ दिल्ली में एक साल के अंदर 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों में दाखिल हो गए हैं, जो इस बात का सबूत है कि उन्होंने सरकारी तौर पर तालीम के मेयार को इस कदर बेहतर बना दिया है कि लोग अब महंगे और आला मेयार के प्राइवेट इदारों को भी छोड़ रहे हैं। यहाँ तालीम और उस्ताद को सिर्फ माशरती और सियासी सतह पर ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में भी प्रमोट किया जा रहा है। याद है 2019 में बनने वाली मूवी सुपर 30 ऐसे ही एक मुतासिरकिन उस्ताद की कहानी है जो इंतहाई गरीबी के आलम में कचरा चुनने वाले बच्चों को जमा करता है और अपने मेहनत और भरपूर लगन से उन्हें हिंदुस्तान की सबसे बड़े IT इंस्टीट्यूट तक ले जाता है। तालीमी मैदान में उनका एक और बेहतरीन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट को फरोग देना है। हुकूमत ने तजुर्बाती तौर पर 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चों को 2-2 हजार रुपए दिए और कहा कि इससे जाकर रोजगार करो। 5 बच्चों ने एक ग्रुप बनाया, कुल रकम 10,000 बन गई। उन पैसों से उन्होंने एक कॉफी की दुकान खोली, उन्होंने उसको बेचना शुरू किया और अगले 6 महीनों में उन 5 बच्चों ने 2.5 लाख रुपए कमा लिए। यह माइंड से तेजी के साथ वहाँ परवान चढ़ रहा है और गुज़िश्ता 1 साल के अंदर मुल्क भर में 65,861 नए स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं। यही वजह है कि आज भारत 8.9 ट्रिलियन डॉलर के साथ इस वक्त दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी माशियत बन रहा है और ख्याल किया जाता है कि अगले 18 वर्षों में यह जापान को भी पीछे छोड़ देगा। हिंदुस्तानी कौम की एक और बड़ी तरजीह IT है। इन्होंने सालों पहले इस मैदान में काम शुरू किया था और आज वो बेतहाशा कामयाबियां समेट रहे हैं। भारत अपनी DGP का 8% IT पर लगा रहा है और साल 2021 में इसने इसी मैदान से 194 बिलियन डॉलर की कमाई की। आपको यह जानकर हैरत होगी कि आज भारत YouTube इस्तेमाल करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। यहाँ 24,000 ऐसे चैनल्स हैं जिनके सब्सक्राइबर 1 लाख से ज्यादा हैं और यह नौजवान महाना लाखों कमा रहे हैं। एशिया बेस्ट यूट्यूबर का अवार्ड केरी को मिल चुका है जो कि भारतीय यूट्यूबर हैं। यहाँ संदीप महेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो अपने यूट्यूब चैनल ही के जरिए अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इन तमाम हकायक की रोशनी में अगर हम अपने समाज का हाल देखें तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने अभी तक संजीदगी के साथ अपनी तरजीहात का तायीन नहीं किया। अगर किया भी तो आला कदम न उठा सके। अगर निजाम तालीम का जायजा लें तो यहाँ तालीम रोज बरोज महंगी से महंगी होती जा रही है। बजट मुकर्रर किए जा रहे हैं, शानदार इमारतें बन रही हैं, असातिज़ा और स्टाफ को तनख्वाहें बढ़ाकर मिल रही हैं, लेकिन नतीजा वो नहीं मिल रहा जो हमारी तरक्की के लिए जरूरी है। हमें भूल गए हैं तालीम का असल मकसद तलबा की काबिलियत को दरियाफ्त करना, उनको परवान चढ़ाना और उनकी तख्लीकी सलाहियतों को निखारना था। असातिज़ा आज भी बच्चों को किताब में पढ़ाकर और कापियों में लिखवा कर रट्टे लगवाते हैं। एंटरप्रेन्योर माइंड सेट की तरफ बच्चों की रहनुमाई न होने के बराबर है। यही वजह है कि हमारा MBA पास नौजवान भी नौकरी की तलाश में होता है। इंजीनियरिंग डिग्री हासिल करके भी इंडस्ट्री के काम का नहीं होता, वहाँ दोबारा से उसको तरबियत देकर तैयार किया जाता है। सवाल यह भी है कि फिर तलबा ने यूनिवर्सिटीज में जो कई साल तक पढ़ा किस काम का? जवाब ये है कि तलबा को जो पढ़ाया जाता है वह इन तकाज़ों के मुताबिक नहीं होता जिनकी इंडस्ट्री को जरूरत होती है। एक वजह यह भी है कि आज का
उस्ताद और प्रोफेसर खुद को अपडेट नहीं कर रहा है, जिसका नतीजा ये है कि हर साल हजारों की तादाद में डिग्री याफ्ता नौजवान पास आउट तो होते हैं, लेकिन वह कौम व समाज की तरक्की में खातिर ख्वाह किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। पढ़ने के दौरान तालिब इल्म को वालिदैन, मुआशरा और उस्ताद की तरफ से यही कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर लाओ ताकि तुम्हें अच्छी से अच्छी नौकरी मिल सके। चुनांचे आज के नौजवान की सबसे बड़ी आरजू नौकरी है। वह कोई नया कदम उठाने की हिम्मत नहीं करता और यही वजह है कि हमारे समाज में नए स्टार्टअप का रुझान इंतहाई कम है। इस बात को आज सारी दुनिया तस्लीम कर चुकी है कि आने वाला दौर आईटी और टेक का है और जिसने भी आईटी को अपनी तरजीहात बनाई वह नए दौर के चैलेंजेस का मुकाबला कर सकेगा, लेकिन अफसोस कि हम इस मैदान में भी काफी पीछे हैं। तीसरी अहम चीज सोशल मीडिया का मौसर इस्तेमाल है। गुज़िश्ता दिनों में मैंने समाज के टॉप 10 यूट्यूबर्स की लिस्ट निकाली। मुझे हैरत हुई कि 10 में से 3 चैनल्स खाने पीने के और 3 चैनल्स प्रैंक और एंटरटेनमेंट के, एक चैनल खेल का, जबकि सिर्फ 2 चैनल आईटी और 1 चैनल मोटिवेशनल लेक्चर का था। हमें यूट्यूब पर ऐसे चैनल्स बनाने की बहुत जरूरत है जो सियासी हालात और इंटरटेनमेंट के बजाय आईटी स्किल्स, नए आइडियाज, कारोबारी जहन और सीखने सिखाने को फरोग दें, क्योंकि यूट्यूब सिर्फ इंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है बल्कि उसके मौसर इस्तेमाल से इंसान की जिंदगी बदल सकती है। ये सीखने सिखाने और जहन साजी का एक बेहतरीन जरिया है। ये 5th जनरेशन वॉर का एक कारआमद हथियार है। इसके जरिए नौजवान नस्ल की करियर काउंसलिंग की जा सकती है, नए स्किल्स सिखाई जा सकती हैं, शख्सियत साजी, किरदार साजी और अखलाक व आदाब सिखाए जा सकते हैं। मैं इस वीडियो के जरिए से अपने समाज के तमाम असातिज़ा और कारोबारी अफराद और आईटी एक्सपर्ट से गुजारिश करता हूं कि वो अपना यूट्यूब चैनल जरूर बनाएं और जिस चीज पर आपको महारत हासिल है उसको पढ़ाना शुरू करें। यकीन करें हमारे कौम को इस वक्त तामीरी मवाद और दुरुस्त सिमत की शदीद जरूरत है। जिस दिन हमने सोशल मीडिया को इंटरटेनमेंट से ज्यादा सीखने और सिखाने का जरिया बना लिया तो फिर हम भी किसी से पीछे नहीं रहेंगे। मैं मानता हूँ कि इस वक्त हमारा समाज शदीद सियासी और मुआशी बहरान का शिकार है, लेकिन इस अहम मोड़ पर हम में से हर शख्स को और ऐवान इक़्तिदार में बैठी तमाम बाख्तियार शख्सियात को यह जरूर सोचना चाहिए कि हमने बहैसियत कौम जिस तर्ज अमल को अपनाया हुआ है क्या वो हमें तरक्की की जानिब लेकर जा रहा है या फिर पस्ती की जानिब। वक्त आ गया है कि हम अपनी बुनियादी तरजीहात तालीम, आईटी और कारोबार का तायन करें, उनके लिए ठोस इक़दामात उठाएं और नई नस्ल को तरगीब दें कि वो दौरे हाजिर के इन बुनियादी जरूरियात में महारत हासिल करके अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बरोए कार लाएं, ताकि हम भी माशी और टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की की राहों पर गामजन हो जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी।